नमस्कार साथियों। भूल गलती कविता में आपका स्वागत है। ये जो कविता है वो चांद का मूल जो टेढ़ा है, उस जो काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का, उस काव्य संग्रह में ये संकलित है। इस जो भूल गलती कविता है उसमें जो कवि ने ये प्रतिपादित किया है कि जो एक जो व्यक्ति होता है या जो कोई नेता होता है वो किस प्रकार जो राजनेता और जो शहंशाह है उसमें परिवर्तित हो जाता है, और वहां पर चल के जो ईमानदारी होती है और जो नागरिक होते हैं वो किस प्रकार जो दमन और जो शोषण का जो सामना करते हैं उसका वर्णन है, वो एक कविता है उसमें किया गया है। मुक्तिबोध का जो जीवन है वो ना केवल एक साहित्य के नजरिए से बल्कि एक व्यक्ति के नजरिए से भी जो रोचक है वो तो काफी दिलचस्प रहा है। और एक जो लेखक और जो कवि है वो अपने जीवन में किस प्रकार के जो आर्थिक संघर्ष हैं उनका अनुभव करता है, उसकी जो मार्मिक जो जीवन है वो मुक्तिबोध का जो काव्य और जो जीवन है उसमें नजर आता है। तो ये जो मुक्तिबोध है, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाएं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजरता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं वो मुक्तिबोध के जीवन और जो काव्य है उसको बड़ी भली भांति है वो मार्मिक रूप से अभिव्यक्ति भी करती हैं। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब से गुजरना चाहता हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है वो अज्ञा द्वारा संपादित 1943 में जो प्रथम तार सप्तक है उसके कवियों में भी ये संकलित थे। तो 1943 में जो अज्ञा द्वारा तार सप्तक का जो प्रकाशन किया गया था 1943 में, उसमें भी ये कवि संकलित थे। इसके अलावा इनको जो प्रगतिवाद काव्य आंदोलन और जो नई कविता है उसके मध्य जो सेतु है उसके रूप में भी जाना जाता है। इस तरीके से जो प्रगतिवाद और जो नई कविता आंदोलन है उन दोनों के बीच जो सेतु का जो कार्य है वो मुक्तिबोध है वो करते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तब पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। ये जो पंक्तियां हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है उससे ली गई हैं। तो उस समय की जो जीवन है या जो दुर्दशा है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मुक्तिबोध कितना महत्व देते थे वो इन पंक्तियों में भली भांति नजर आता था। आज जबकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर जो सरकार है वो कई प्रकार के जो माध्यम है उनका प्रयोग है वो नागरिकों के दमन चक्र उन सब के लिए करती है। उन सब की जो मार्मिक अभिव्यक्ति को उससे पहले ही कवि ने 50 वर्ष पहले पहचान लिया था। तब उन्होंने उस चीज को रेखांकित भी किया था कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ गढ़ सब। इसके अलावा मुक्तिबोध के बारे में एक और खासियत है कि 1950 के दशक के बाद शायद मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिन पर सबसे ज्यादा रिसर्च और उनका जो काव्य है उस पर सबसे ज्यादा लिखा गया है। अगर 1900 अगर 1950 के पहले जो काम निराला ने किया था 1950 के बाद वही काम है वो मुक्तिबोध करते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर 20वीं सदी के काव्य को अगर हम 50-50 वर्षों के दो अंतराल में अगर बांटेंगे तो इसमें एक तरफ निराला पड़ाव पर नजर आएंगे तो दूसरे पड़ाव पर नजर आएंगे मुक्तिबोध। और इस बात को नामवर सिंह ने भी अपने जो आलोचना है उसमें व्यक्त भी किया है। क्योंकि ये मुक्तिबोध है वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कई प्रकार की जो नई काव्यात्मक अवधारणाएं हैं या जो नए रचना शिल्प है उसका जो प्रयोग है वो मुक्तिबोध के काव्य में नजर आता है। जब मुक्तिबोध का दौर एक ऐसा दौर था जब वहां पर जो विभिन्न प्रकार के जो कवि थे वो छोटी छोटी जो कविताएं हैं तो उनका जो लिखने का प्रचलन था, तो उसमें जो अधिकांश जो कवि थे वो छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। उस समय मुक्तिबोध ने एक तरह का साहस और वो गंभीरता वो प्रदान की, वो है लंबी कविता। और मुक्तिबोध है वो अपनी जो लंबी कविताएं हैं उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। और मुक्तिबोध ने बोला भी है कि मैं छोटी कविता लिख नहीं पाता हूँ, मैं लंबी कविता ही लिख पाता हूँ, और जो शायद छोटी कविताएं होती हैं मेरी वो अधूरी कविताएं होती हैं। तो इस तरीके से एक जीवन को या मार्मिकता को संपूर्णता में समेटने का कार्य वो मुक्तिबोध ने अपनी जो लंबी कविताएं हैं उसके माध्यम से किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में एक और महत्वपूर्ण काम किया था, वो किया था फैंटेसी शिल्प का। और फैंटेसी शिल्प को है वो हिंदी में मुक्तिबोध के नाम से ही जाना जाता है। और सबसे पहले प्रयोग और मार्मिक प्रयोग है वो मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प में वो किया है। मुक्तिबोध की एक और खासियत ये रही है कि उनके जीवन जीते ही जी उनका कोई भी जो काव्य संग्रह है वो कभी प्रकाशित नहीं हुआ है। ये कितनी रोचक और दिलचस्प, और ये जो कवि का जो जीवन है वो किस प्रकार गुजरता है उसको वो बयान है वो मुक्तिबोध का काव्य जीवन है वो करता है कि उनके जीते जी के एक भी काव्य संग्रह है वो प्रकाशित नहीं हो चुका था। 1964 में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद में 1964 में ही उनका जो पहला काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है वो संकलित होता है। तो इस तरीके से उनके जीते जी एक भी काव्य संग्रह है वो प्रकाशित नहीं हुआ था।
और इसके अलावा मुक्तिबोध की जो काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो एक गहन अनुभूति का काव्य होने के साथ ही समाज के प्रति जो पूर्णतः समर्पित अगर कोई कवि नजर आता है तो वो मुक्तिबोध है। कहा जाता है कि अगर समाज के प्रति अगर समर्पण की अगर भावना किसी कवि में देखी जाएगी तो मुक्तिबोध है वो उसमें सबसे ज्यादा नजर आएंगे। वो बोलती भी हैं, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मर गए देश मर गया देश और जीवित रह गए तुम। तो इन पंक्तियों को वो बड़े शानदार तरीके से बोलते हैं कि अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मर गया देश जीवित रह गए तुम। तो वो जो कवि है वो देश और समाज के प्रति किस प्रकार जो समर्पण की भावना है उसकी जो बलवती है वो मुक्तिबोध की जो काव्य है उसमें नजर आती है। इसके अलावा मुक्तिबोध का जो रचना शिल्प के साथ ही जो भाषाई विधान है और उनकी जो बिंब धर्मिता है वो हिंदी साहित्य में एक अलग ही अनूठी है। एक ऐसे समय में जब जब छायावादी जो बिंब है वो प्रकृति का सामना सुहावना जैसे जो बिंब बनते हैं, वहां पर मुक्तिबोध ने एक अलग ही बिंब प्रधानता है वो नजर आती है। उनके जो बिंब हैं वो परित्यक्त बावरियों में गहरे सूने कुओं में वहां पर बिंब नजर आएंगे। और इस तरीके से जो इससे जो काव्य है या बिंब है वो मुक्तिबोध के अलावा हिंदी साहित्य में जो और भी जो कवि हैं वो कभी भी नजर नहीं आते। ब्रह्म राक्षस जो कविता उसकी शुरुआत ही होती है शहर के उस और खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावरी में। आप अजम्पशन कीजिए कि शहर के उस और खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावरी में ऐसी बिंब है वो आपको हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध से पहले कभी नजर नहीं आएंगे ना उनके बाद में। तो जो खंडर हैं जो बावड़ियों हैं उनका जो बिंब बनाने का जो काम है वो केवल और केवल वो मुक्तिबोध है उन्हीं ने किया है। और मुक्तिबोध के जीवन को ये जो पंक्तियां हैं काव्य पंक्तियां, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाएं, एक पैर रखता हूं कि 100 राह फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। ये पंक्तियां गजानन मोती मोती ये उनके जो जीवन है जो काव्य सर्जन है उसको जो भली भांति हैं वो प्रतिफलित भी करती हैं। यही कारण है कि मुक्तिबोध है वो काफी रोचक भी हैं, दिलचस्प भी हैं और आधुनिक जीवन में और आधुनिक काव्य में आलोचनाओं में उन पर काफी लिखा भी गया है और काफी उन पर रिसर्च भी की गई है। यही कारण है कि नामवर सिंह है उनकी जो काव्य धर्मिता है उससे वो प्रभावित होते हैं। और वो बोलते हैं कि जब वो नामवर सिंह अपनी पुस्तक लिखते हैं कविता के नए प्रतिमान, तो वो खुले तौर पर जाहिर करते हैं कि इस जो कविता ये निसंदेह ये तर्क बोला जा सकता है कि जो कविता के जो नए प्रतिमान के जो केंद्र में है वो मुक्तिबोध है। इससे आगे बढ़कर वो बोलते हैं कि छायावाद में जो निराला की स्थिति थी भाई नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति है। तो इस तरीके से नई कविता के जो केंद्र में है वो ना केवल मुक्तिबोध है बल्कि छायावाद में जो स्थिति निराला की थी वही वही स्थिति है वो मुक्तिबोध की नई कविता में है। इसके अलावा भयानक या जो बात के कवि हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी आलोचनात्मक पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में, तो उनको बात की या जो भयानक बात है उसके कवि बोलते हैं। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनका जो काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा उसकी प्रशंसा में बोला है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की जो स्केच बुक है जैसा लगता है। श्रीकांत वर्मा ने बोला है कि किसी और की कविताएं हैं उनका किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास ना हो लेकिन मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो उनका जीवन इतिहास है। तो श्रीकांत वर्मा ने बोला किसी और कवि की जो कविता है वो भले ही उनका इतिहास ना हो लेकिन जो मुक्तिबोध की कविता है वो उनका जीवन इतिहास है। अशोक वाजपेयी है वो उनकी प्रशंसा में लिखते हैं कि मुक्तिबोध है वो एक कठिन समय के जो कठिन कवि हैं वो है। इस तरीके से आपने अगर इस बात को जमसन कर ही लिया होगा कि मुक्तिबोध है वो ना केवल कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है और बल्कि हिंदी साहित्य में एक जो कठिन कवि हैं उनकी में भी गिनती है वो इनकी आती है, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो गहन अनुभूतियां हैं और एक लंबी कविता है जो अपनी संवेदना में काफी जटिल है और कई पक्ष हैं उनको वो समाहित हैं वो करती हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पंक्तियां हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास उनकी जो हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है उसमें वो बोलते हैं कि जो वो मुक्तिबोध है वो खबर रखे हैं या जो भयानक बात है उसके वो कवि हैं। तो जो भूल गलती जो कविता है मुक्तिबोध की ये जो कविता है ये चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है। ये जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो काव्य संग्रह है ये 1964 में प्रकाशित हुआ था और ये जो भूल गलती कविता है वो सर्वप्रथम 1964 में कल्पना जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। तो भूल गलती जो कविता है ये फैक्ट है वो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर है वो प्रश्न बनते भी हैं और आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो भूल गलती जो कविता वो सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो प्रकाशित हुई थी कल्पना पत्रिका में।
और जो भूल गलती जो कविता है, इसका जो काव्य संग्रह है वो क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा जो चांद का मुंह जो टेढ़ा है, वो जो मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी जो पहली कविता है, जो इस काव्य संग्रह की जो शुरुआत है, वो भूल गलती कविता है, उसी से होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कवि परिचय में मैंने इससे पहले जब कवि क्लास जब स्टार्ट हुई थी, तो मुक्तिबोध के बारे में जो कई बातें हैं उनकी मैंने चर्चा भी की थी। इनके जो काव्य संग्रह हैं वो दो काव्य संग्रह हैं, इन्होंने के दो ही काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रह की बात करेंगे तो एक है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1964। और दूसरा जो इनका काव्य संग्रह वो है भूरी भूरी खाक धूली, भूरी भूरी खाक धूली। और इनके जो कहानी संग्रह है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, तो कहानी संग्रह भी आप याद रखेंगे अगर इनके कहानी संग्रह की चर्चा करें। इनके मुक्तिबोध के कहानी संग्रह है वो है बेपात्र, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी। इनकी दो रचनाएं हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। एक है इन्होंने कामयानी काम जयशंकर प्रसाद करे जो कामायनी है, उस पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। और दूसरी इनकी जो बड़ी ही निबंधों की पुस्तक है, निबंध श्रृंखलाओं की पुस्तक है, वो है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी। कामायनी एक पुनर्विचार है, वो इनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें वो कामायनी को एक फैंटेसी है उसके रूप में वर्णित करते हैं। तो एक साहित्यिक की डायरी उनकी जो निबंधात्मक या आलोचनात्मक पुस्तक या उनकी जो साहित्य विचार है उनकी पुस्तक है। इसके अलावा एक साहित्यिक की जो डायरी है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी लगी हुई है। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है भारत इतिहास और संस्कृति। वो है भारत इतिहास और संस्कृति। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया था। तो अगर प्रश्न आए कि मुक्तिबोध की कौन सी जो पुस्तक थी जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था, तो भारत इतिहास और जो संस्कृति जो पुस्तक है उसको मुक्तिबोध भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वो प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। इस तरीके से इनके दो काव्य संग्रह वो है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूर। इनका कहानी संग्रह बेपात्र, बेपात्र, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। कामायनी पर इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, कामायनी एक पुनर्विचार। और एक साहित्य डायरी है, वो इनकी निबंधात्मक जो श्रृंखला है वो है। और भारत इतिहास और संस्कृति को है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वो प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। आगे अगर हम देखें तो वो अगर मुक्तिबोध की जो काव्यात्मक विशेषताएं हैं अगर उनकी चर्चा करें, काव्यात्मक या साहित्यिक विशेषताएं, जब भी हम कोई कवि या कविता को पढ़ें तो उसके बारे में सबसे पहले संपूर्णता में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें कोई कवि और जो कविता है वो आधे अधूरे पढ़े। क्योंकि कविता के साथ ही कवि जुड़ा होता है, कवि के साथ में कविता। तो जब भी कोई कविता दी रही होती है तो जाहिर सी बात है तो कवि के बारे में जो प्रश्न बनने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा आती है। और मुक्तिबोध से हमेशा वो आलोचकों के कथन या जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बनते हैं मुक्तिबोध से आधुनिक काल में। निराला के बाद मुक्तिबोध से जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इनकी जो काव्यात्मक या इनके बारे में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है कि प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक के ये कवि हैं। और प्रथम जो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1943 में।
ये प्रगतिवाद और नई कविता के सेतु हैं। प्रगतिवाद और नई कविता के सेतु। ये अपने हिंदी साहित्य में जो फैंटेसी शिल्प है उसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? फैंटेसी शिल्प के लिए। फैंटेसी शिल्प। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कौन सा कवि है जो अपने फैंटेसी शिल्प के लिए जाना जाता है, तो वो है मुक्तिबोध। इसके अलावा इनके काव्य में दो अवधारणाएं वो काफी महत्वपूर्ण रही हैं और इसकी चर्चा उन्होंने कई बार भी की है। वो है ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान को। और एक और कवि महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है क्रांति चेतस। और क्रांति चेतस के अलावा ये लंबी कविता हैं, वो लंबी कविता लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। तो मुक्तिबोध है वो प्रथम तार सप्ताह का 1943 उसके जो संकलित संपादकों में कवि में है। ये प्रगतिवाद और जो नए कविता है उसके कवि हैं वो जाने जाते हैं, क्योंकि जो प्रगतिवादी जो काव्य आंदोलन है उससे जुड़े होने के साथ ही ये नई कविता जो काव्य आंदोलन जो 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था उसके बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और 1943 में जो अज्ञा द्वारा तार सप्ताह का जो प्रकाशन भी किया था उसमें भी ये शामिल थे। ये अब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो इनकी फैंटेसी शिल्प के लिए जाने जाती है। और हिंदी में सबसे ज्यादा जो फैंटेसी शिल्प का जो प्रयोग है वो मुक्तिबोध ने किया है। क्रांति चेतस का तात्पर्य है इनका जो काव्य है वो किसी भी प्रकार के जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक शोषण है उस अन्याय का प्रतिकार करता है और नई व्यवस्था का हिताई है और समतामूलक जो समाज है उस पर बल देते हैं। इसलिए इनका जो काव्य है वो क्रांति चेतस है, उसमें नजर आएगा। उदाहरण के तौर पर जो अंधेरे में जो कविता है उदाहरण के तौर पर जो अंधेरे में जो कविता है उसमें अंत पर आकर जो क्रांति की जो गूंज है वो हुई जाती है। वो उसमें अंतिम पंक्तियां आती भी हैं कि कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। तो इस तरीके से वो सामाजिक आर्थिक जो शोषणकारी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करने के साथ ही जो नई व्यवस्था है उसके वो हिमायती रहे हैं। और ये अपनी जो लंबी कविता है उसके लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी प्रमुख लंबी कविताओं की चर्चा करें तो उसमें ब्रह्म राक्षस है वो काफी महत्वपूर्ण है। अंधेरे में कविता के बारे में तो जो शमशेर सिंह बहादुर है उन्होंने बोला है कि जो अंधेरे में जो कविता है जो कि चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है उसमें आधुनिक जन साहित्य स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात के देहक्ति स्थापित जो ढांचा है उसका जो संकलन है वो वर्णित है। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा में लिखा है अंधेरे में कविता में कि ये इसमें आधुनिक जन इतिहास स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का जो जन आंदोलन उसकी बात है वो देखता हुआ स्थापित दस्तावेज है उसके रूप में वर्णित है अंधेरे में कविता। इनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। जो ज्ञानात्मक संवेदना और जो संवेदनात्मक ज्ञान है इसका जो तात्पर्य है वो ये है पहले पहले है संवेदनात्मक ज्ञान। जो हमारा जो ज्ञान है वो संवेदना से युक्त है। इसका जो तात्पर्य होता है वो बाहरी जीवन से होता है कि हम जो समाज है उसकी जो दुर्दशा है उसके प्रति संवेदनशील और उसको जो परिवर्तन करने का जो आह्वान है वो करें। और दूसरा है जो ज्ञानात्मक संवेदना, वो व्यक्ति की अंतर जगत से होता है जिसमें व्यक्ति की तार्किक क्षमता विचार विश्लेषण है और उन जो चीजें हों उन पर बल दिया जाता है। इसलिए मुक्तिबोध है वो संवेदनात्मक ज्ञान है, उसको वो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है मुक्तिबोध के काव्य में, क्योंकि वो जो संवेदनात्मक जो ज्ञान है उस पर बल देते हैं। एक और अवधारणा इनके काव्य में जुड़ी हुई है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। इसका क्या अभिप्राय है? मार्क्सवाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। इसका तात्पर्य है कि मध्य वर्गीय जो बुद्धिजीवी है वो काफी संवेदनशील और ज्ञानवान है और उसे अपनी जो परिस्थितियां उसकी पहचान है। अतः जो क्रांति का जो अग्रदूत है वो होगा और जो मजदूरों का जो शासन स्थापित करेगा वो होगा मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी।
और इसकी का ये दायित्व है कि वो क्रांति चेतना है उसको आगे बढ़ाए। तो मुक्तिबोध की जितनी भी कविता है उसमें चाहे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे अंधेरे में हो, या फिर ये भूल गलती कविता, उसमें जो मध्य वर्गीय जो बुद्धिजीवी है उस पर बड़ा ही मार्मिक है जो व्यंग है वो किया गया। और वो बोलते हैं कि जो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी है वो अपनी जो सुख सुविधाएं हैं या जो स्वार्थ लोलुपता है उसमें इतना अंधा हो गया कि जो अपना जो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व जो क्रांति चेतना वाला या जो समाज को या देश को परिवर्तित करने का वो उसमें वो भूल गया। इस तरीके से मुक्तिबोध का काव्य की प्रमुख विशेषता है। और इसके अलावा इनकी अगर रचना धर्मता या काव्य शैली पर चर्चा करें तो इनकी जो भाषा है वो काफी अलग है। अलग का तात्पर्य है कि मुक्तिबोध से पहले जो भाषा वो नजर आती थी वो एक अलग टाइप की थी, और मुक्तिबोध की भाषा है उसमें एक अलग ही प्रभाव है वो नजर आएगा। इसलिए इनकी जो भाषा वो अनगढ़ तेजोक्ति, निर्मला जैन ने अनगढ़ तेजोक्ति भाषा है उसको बोला है। और इनके बिंबों की चर्चा मैं इससे पहले कर भी चुका हूँ। इससे पहले बिंब परित्यक्त सूनी बावड़ियां, गहरे आडंबर और जो फैंटेसी बिंब के माध्यम से जो बिंबात्मक जो अंधकार में वातावरण का जो सृजन करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो मुक्तिबोध की जो कविता है वो वहीं पर ही आपको नजर आएगा। तो ये जो मुक्तिबोध का जो काव्य है उसकी हमने चर्चा कर ली है। अगर हम आगे चर्चा करें, अगर हमें चाहें तो इस जो टॉपिक है उसको फैक्चुअल में भी विभाजित कर सकती है, लेकिन अब आने वाले समय में जब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, उदाहरण के तौर पर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो विश्लेषणात्मक है क्षमता उसका पता चलता है, क्योंकि उसमें जो उसमें जो मेंस है वो हमारा रिटर्न है। तो आने वाले समय में जब भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमारा जो रिटर्न है और जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, ना कि सिर्फ जो फैक्चुअल डाटा है उससे हमारा जो रटने से वो काम है वो चलेगा। मैंने चर्चा की थी जो मुक्तिबोध से है वो सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वो हैं आलोचकों के कथन से। तो रामस्वरूप जो चतुर्वेदी हैं वो इनका जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसके बारे में प्रशंसा में बोलते हैं कि इनका जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की जो स्केच बुक है उसकी बात ही लगता है। और जो नामवर सिंह है वो बोलते हैं कि जो छायावाद में निराला की जो स्थिति थी वही नई कविता में मुक्तिबोध की है। और इसके अलावा उनकी जो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, उसमें वो बोलते हैं कि कविता के जो नए प्रतिमान है उनके जो केंद्र में है वो ओनली केवल है वो मुक्तिबोध है। अशोक वाजपेयी है वो उनको कठोर कठिन समय के जो कठिन कवि है उसकी संज्ञा वो देते हैं। तो विभिन्न आलोचकों के कथन है वो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नामवर सिंह की मैंने चर्चा की भी है। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध, और कविता के नए प्रतिमान है वो नामवर सिंह की बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में ये प्रश्न आया भी हुआ था, और बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि मुक्तिबोध का जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की जो स्केच बुक है उसकी बात ही लगता है। फिर है ये श्रीकांत वर्मा का कथन है जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसकी जो भूमिका है वो श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह उसकी भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने उल्लेख किया है। किसी और कवि की कविता है वो भले ही उनका इतिहास ना हो लेकिन मुक्तिबोध की जो कविता है वो उनका इतिहास है। किसी और की कविता है उसका इतिहास ना हो लेकिन मुक्तिबोध की कविता है वो अवश्य उनका इतिहास है। फिर उसके बाद बच्चन सिंह का कथन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी पुस्तक है बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह की कौन सी पुस्तक, तो वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो उसमें उन्होंने बोला है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण, उन्होंने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण क्यों बोला है, क्योंकि अज्ञा का जो तार सप्ताह है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था, और यहीं से जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है और मान लिया जाता है कि 1943 से जो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन है उसकी शुरुआत मान ली जाती है। और प्रगतिवादी काव्य आंदोलन और प्रगतिवादी कविता लिखने के लिए मुक्तिबोध प्रसिद्ध थे, और प्रयोगवाद में उनका जो तार सप्तक में ये संकलित थे, तो इसलिए उन्होंने बोला है मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो उन्हें मान्य नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कथन है बच्चन सिंह का। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की जो अतिरेकवादी जो मान्यता है वो उनको मान्य नहीं है। ये अशोक वाजपेयी मुक्तिबोध है वो एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरित्रार्थ किया।
अशोक वाजपेयी का कथन है, मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। फिर है रामविलास शर्मा का कथन है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। रामविलास शर्मा का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो रामविलास शर्मा है वो बोलते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। रामविलास शर्मा कहते हैं मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। फिर है शमशेर सिंह बहादुर सिंह। तो मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह चांद का मुटेड़ा है, तो उसकी भूमिका श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। और इसके अलावा जो शमशेर बहादुर सिंह है, उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है, वो मुक्तिबोध के जो काव्य संग्रह जो कविता है उसके बारे में लिखा है। तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने कहा है, मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य की विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है जो इस संग्रह में संकलित है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक देखता दस्तावेज है। ये वाली लाइन है, बिल्कुल याद रखना है कि ये कविता किसकी चर्चा कर रहे हैं, वो अंधेरे में कविता। तो यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व पश्चात का एक देखता इस्पाती दस्तावेज। इससे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछने के लिए मिलेगा। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व पश्चात का एक देखता दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के गुम्फित स्तरों पर। तो मुक्तिबोध के इसमें एक कथन याद रखने वाला है, मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य की विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है जो इस संग्रह में संग्रहित है। और यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और एक पश्चात का एक देखती जो स्थापित दस्तावेज है वो है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्तरों पर। फिर आगे इसी का कथन है, डॉक्टर प्रभाकर माचवी का कहना है कि वर्णिका इन वर्ष है, इसके बहुत से अंश प्रकाशों के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी चांद का मुंह टेढ़ा ही कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रूमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है। और किसी भी कसौटी पर उसको जांचा जाए तो मैं कहूंगा कि वह आधुनिक युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है। उसके बिंब और प्रतीक और संकेत और संदर्भ, शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजी हमारी भावनाओं से भर जाते हैं। उसमें मुक्तिबोध का व्यक्तित्व वॉल्ट विटमैन और माइकेवस्की के सिर्फ और शक्ति से टक्कर लेता है और अपनी जमीन पर अप्रतिहित और अद्वितीय रहता है। इस कविता का हमारी राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होगा और इसमें कंचित भी संदेह नहीं कि हिंदी के स्वास्थ्य आधुनिक काव्य की सृष्टि का यह सर्वोपरि विजय चिन्ह है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है शमशेर सिंह बहादुर सिंह की। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार रहेगा और इसमें मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि हिंदी के स्वास्थ्य आधुनिक काव्य सृष्टि का यह सर्वोपरि विजय चिन्ह है। तो विभिन्न प्रकार के जो आलोचकों के कथन है जो मुक्तिबोध के संदर्भ में उसकी चर्चा है वो हमने कर ली है। और इसमें वही कथन को मैंने लिया है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आगे भविष्य में भी आते रहेंगे। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक कविता की महत्वपूर्ण बात है, यह कविता की सारांश। अगर इसकी चर्चा करें, जैसे कि भूल गलती जो कविता है, अब हम भूल गलती कविता है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भूल गलती कविता है, ये मुक्तिबोध का जो जीवन है, उनके जो अंतिम जीवन है उसकी अंतिम समय की कविता है और 1964 में जो कल्पना पत्रिका है उसमें प्रकाशित भी हुई थी। ये जो भूल गलती कविता है, इसमें एक बड़ा ही प्रकार का जो बिंबात्मक जो चित्र है वो मध्यकालीन जो पृष्ठभूमि में वो लिया गया। तो मध्यकाल में जो शहंशाह वगैरह हैं
तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो एक भूल गलती जो कविता है उसके द्वारा निर्मित की गई है कि जो शहंशाह है या जो राजनीतिक जो नेता हैं वो किस प्रकार जो अपने तरफ जो भैगा जो आडंबर है वो बना लेते हैं और जनता पर वो जो अपना जो शोषण वगैरह है वो करते रहते हैं। और उनका वो शोषण है वो इतना दमनकारी और निर्दयी होता है कि जो जनता की जो आवाज होती है या जो क्रांति चेतना होती है वो बिल्कुल गूंज ही वो खत्म हो जाती है। और ये तरीके का जो पूरा वो भेड़ांबर होता है और जो जो शहंशाह होता है उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं होता और वो एक तरह से जो मिट्टी का जो पुतला होता है उसके समान होता है। और इसमें जो व्यक्तियों का जो ईमान और ईमानदारी होता है वो बिल्कुल समाप्त है वो हो जाता है। और अंत में लेकिन हम कितनी भी जो शहंशाह है वो व्यक्तियों को ईमान और उसको दबा ले या जो क्रांति चेतना को समाप्त करने का प्रयास करे, लेकिन एक जो चिंगारी है वो निकल के रहती है जो कि आगे चल के जो क्रांति चेतना है उसका जो कार्य है वो करती है। तो भूल चेतना के माध्यम से उसी प्रकार के जो राष्ट्र जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो अवसरवादिता है, जो जनता की गलतियों के कारण जो राजनीतिक नेता है वो ऊपर जो शहंशाह के रूप में धारण बन लेते हैं, तो उसी का जो मार्मिक वर्णन है वो भूल गलती जो कविता है उसमें किया गया है। और इसमें जो पृष्ठभूमि ली गई है वो मध्यकालीन जो सल्तनत जो युग है जिसमें सल्तनत जो राजनीतिक नेता है और जो सर्वशक्ति है उसको शहंशाह है उस नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसी के माध्यम से इसमें जो पृष्ठभूमि है उसको ली गई है। और इसमें जो अत्यधिक मात्रा में जो उर्दू शब्दावली है उसका वो प्रयोग है वो मुक्तिबोध की जो भूल गलती जो कविता है उसमें नजर भी आता है। तो ये जो कविता का जो बेसिक जो सारांश है जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर ली। अब हम कविता का जो वाचन है वो स्टार्ट करते हैं पाठन। ये जो कविता है वो स्टार्ट होती है भूल गलती। आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। यहाँ पर जो जिरह बख्तर का मतलब होता है कि जो लोहे की जंजीरों से जो बना हुआ जो कवच होता है ना उसकी चर्चा है वो की गई है। तो भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, यानी कि जो लोहे की जो जंजीरों से बना हुआ जो कवच और जो कड़ियां होती हैं वो पहनकर। तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए। तो कविता की जो शुरुआत है वो इन पंक्तियों से होती है, भूल गलती आज बैठी है जिरे बख्तर पहनकर, यानी कि जो लोहे की जो जंजीर है उनकी जो कड़ियों को उनका वो पहनकर है वो पहनकर बैठी है। तख्त पर दिल के, यानी कि जो तख्त है उसका जो सिंहासन है उस पर वो बैठा हुआ है। चमकती है खड़े हथियार उसके दूर के तक, और उसकी जो खड़े हथियार है या जो तानाशाही है वो उसको दूर तक है वो चमकते है वो नजर आती है। आंखें चलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, और उसकी जो आंखें हैं वो इस प्रकार चमक रही हैं जैसे नुकीली जो तेज पत्थर है उसकी बात ही। और खड़ी है सिर झुकाए, और उसके सामने जो लोग हैं वो बिल्कुल जो सिर झुकाए और जो नतमस्तक हैं वो खड़े हुए हैं। उसके पश्चात है सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, और उसके सामने जो खड़े हैं सभी लोग वो नतमस्तक हैं, सब कतारों में हैं और बेजुबा हैं बेबस है सलाम में। उसके सामने सब लोग नतमस्तक बेजुबा बेबस सलाम में वो खड़े हुए हैं। वो इतना ताकतवर और शक्तिशाली है, सब कतार बेजुबा बेबस सलाम में। फिर है अनगिनत खंभों व मेहराबे थामे दरबार आम में। उसके जो सामने है वो कई तरह के जो लोग हैं वो मेहराब है, अनगिनत खंभों व मेहराब थामे दरबार आम में शामिल है। दरबार आम है वो एक ऐसा वो होता है राजा का, वो दो प्रकार के वो होते हैं, दरबार आम और दरबार खास। दरबार खास में जो राजा और उसके जो खास व्यक्ति हैं उनका वो अनुमति दी जाती है, और जो दरबार आम है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो जनता है जो प्रजा है वो राजा से मिलती है और सभी प्रकार के जो लोग हैं वो उसके दरबार में आते हैं, उसी को दरबार आम बोला जाता है। तो इस तरीके से भूल गलती आज बैठी है जिरे बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी। और फिर यहां से कविता का पता चलता है कि खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबे थामे दरबारे, अनगिनत मेहराबे खम्भा थारे दरबारे आम में। फिर उसके बाद आता है सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा, सामने बेजीवन। फिर उसके बाद है सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा। फिर उसके बाद जो कविता है फिर चेंज होती है यहाँ के दरबार आम में। फिर पता चलता है कि सामने बेचैन घावों की अजीब तिरछी लकीरों से कटा, चेहरा की जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर
झलकते लाल दम्बेदार। अगर आप इस कविता को अगर बिंब की अगर देखें और एक तरह का जो बिंब अगर मनोमस्तिष्क पर बनेगा तो वो काफी भयावह लगता है। उदाहरण के तौर पर, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा। फिर उसके बाद कवि बोलता है, चेहरा है कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी भय एक ऊंचा कद, पहने हथकड़ी भय एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग, झलकते जो लाल लंबे जो दाग हैं वो। फिर उसके पास बाद है, बहते खून के बह कैद कर लगाया ईमान। फिर बाद में पता चलता है इन पंक्तियों के बाद में जो इस ये जो दर्दशा हुई है वो कौन है, तो वो है बहते खेते खून में बह कैद कर लगाया गया ईमान। तो ये जो दुर्दशा है वो किस व्यक्ति की हो रही है, तो वो हो रही है ईमान की। तो इस तरीके से जो शहंशाह के सामने है वो सभी है वो नतमस्तक हैं। और जो खून से जो लथपथ वगैरह जो व्यक्ति है वो जो कैद कर लाया गया वो कौन है, तो वो है ईमान। यहीं से एक जो भूल गलती जो कविता उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि जो कैद करके लाया गया वो कौन सा व्यक्ति है, तो वो जो कैद करके जो लाया गया वो है ईमान व्यक्ति। फिर है सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। फिर जो ईमान है उसकी विशेषता है उसकी चर्चा की जाती है। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। दरबार आम में अलग आदमी है, दरबारी आम में विभिन्न आदमी है, जो कि शहंशाह है उसके आगे नतमस्तक है और बिल्कुल शांत चुप है। लेकिन जो ईमान है उसकी ये खासियत है कि वो सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश। और जो उसके अलावा जो है वो सब खामोश है, लेकिन वही है जो सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता है, बेखौफ नीली निजलियों को फेंकता। फिर आता है कि इसमें कौन कौन है वो चुप है, सब खामोश है। दरबार में खामोश कौन कौन है, मनसबदार हैं वो खामोश हैं, शायर और जो सूफी लोग हैं वो भी खामोश हैं, यानी कि जो मनसबदार है जो अधिकारी हैं वो भी खामोश हैं, शायर और जो सूफी हैं वो भी खामोश हैं। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, अलीमो फाजल, सफर सलार सब सरदार हैं खामोश नामंजूर। तो मनसबदार, शायर और सूफी वो खामोश हैं। ये जो अल गजाली है यह एक दार्शनिक है। तो पता चलता है कि जो दार्शनिक लोग हैं वो भी, जो दार्शनिक लोग हैं वो भी अपने क्या वो खामोश है। इब्ने सिन्ना यह एक ज्योतिष है। अल बरूनी ये भी खामोश है। अलवे फाजिल है, जो है होती हैं ये होती हैं ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको माना जाता है वो है ज्ञानी व्यक्ति। सिपाह सलाहर और जो सब सरदार है खामोश नामंजूर। इससे जो एक जो कक्षा थी उसकी जस्ट पहले मैंने चर्चा भी की थी कि जो मुक्तिबोध का जो काव्य है उसमें जो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का जो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है, या जो मध्य वर्गीय जो बुद्धिजीवी है वो किस प्रकार जो खामोश है और अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें जो लोलुप है वो नजर आता है, उसी का वर्णन करती हुई पंक्तियां हैं। अगर मान लीजिए कोई आम व्यक्ति है, उस उसको अपनी समाज और राष्ट्र के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है और वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है, लेकिन एक जो मध्य वर्गीय जो व्यक्ति है वो इन सब चीजों से ज्ञात होता है। तो उसी की वो चर्चा कहते हैं कि खामोश है, सब खामोश है। कौन कौन खामोश है, उसमें अधिकारी हैं वो भी खामोश हैं, जो शायर और जो कवि हैं वो भी खामोश हैं, जो दार्शनिक ज्ञानी जो प्रबुद्ध जन है वो लोग भी सभी जो है वो खामोश हैं। तो जो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी के लोग जितने भी हो सकते हैं वो सब के सब वो क्या है इसमें खामोश है। तो मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलमो फाजुल, सिपह सलार सब सरदार है खामोश खामोश। यहीं से ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो भूल गलती कविता में है उसमें जिक्र आया कि कौन कौन सा व्यक्ति है वो खामोश है, तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि इसमें कौन कौन खामोश नहीं है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजली, इब्ने सिन्ना, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सलार सब सरदार है खामोश खामोश। फिर उसके बाद कविता है वो अचानक चेंज होती है नामंजूर। फिर उसके बाद है नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। फिर उसको पता जो कैद कर लाया गया है जो ईमान है उसको ये सब जो मंजूर है, उसको ऐसी कोई भी जो शर्त है वो नामंजूर है जो उसकी जो जिंदगी है उसको जो शर्म करे। तो फिर आती है पंक्तियां कि उसकी जिंदगी की जो शर्म सी जो है वो सब के सब है उसको वो नामंजूर है। फिर है हट इंकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त
फिर हट इंकार का सिर थान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं अब ये पूरा सल्तनत पर, घने स्याय स्याय सुल्तानी झिरे बख्तर, पहना है सिर्फ मिट्टी का। फिर बाद में पता चलता है, यहाँ से कविता है वो फिर चेंज होती है कि उसको जिंदगी की जो शर्म की जो शर्त है वो नामंजूर है। हट इंकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता, उसी समय जो दरबारी जो आम है उस पर कोई सोचता है कि छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने घने साए स्याह, की जो सल्तनत पर है जो घने जो सारे जो स्याह है वो छाए जा रहे हैं, और सुल्तानी जो जिरे बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी ही महत्वपूर्ण वो है कि जो सुल्तानी जो जिरे बख्तर है वो किसका बना है, वो बना है सिर्फ मिट्टी का। यानी कि उसकी जो सिर्फ भारी आडंबर है, जो शोषणकारी जो नीतियां है, जो शोषण के कारण भय के कारण है, वो सिर्फ शासन कर रहा है, और जबकि जो सुल्तानी जो जिरे बख्तर है वो किसका बना है, वो सिर्फ जो मिट्टी है सिर्फ उसी का वो बना हुआ है। फिर उसके बाद है, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शहंशाह मैंने आपको बोला भी कि जो मध्यकालीन जो पृष्ठभूमि वो ली गई है, इसलिए इसमें सल्तनत जो शहंशाह वो सभी की सभी जो चित्र है उसमें नजर आएंगे। वो रेत का सा सिर ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के से आ। तो वो रेत का सा सिर ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना को है वो क्या सांप काट गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन ना जमाने को वो है सांप काट गया, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों। और ये जो पूरा जो शोषण तंत्र है वो किसके कारण बना है, वो मेरी और आपकी जो गलतियां हैं उसको बोल वो कारण बना है। तो जो जमाने को है वो सांप काट गया वो सब खामोश है, और ये पूरा पूरा का पूरा जो भूल जो आलमगीर जो बना है वो किसके कारण बना, यहाँ पर जाके कविता का वो सेंस है वो खुलता है। जो भूल आलमगीर वो बनता है वो मेरी आपकी जो कमजोरियों को जो स्याह है उसके कारण है, जो पूरा का पूरा वो है वो बनता है। फिर उसके बाद है, लोहे का जिरे बख्तर पहन खूकार, खूकार हाँ खूकार अलीजा। तो उसका जो जिरे बख्तर है वो किसका बना है, वो लोहे का। तो जो लोहे का जो जिरे बख्तर पहनकर हाँ खूकार अलीजा, वो आंखें सच्चाई की निगाहें डालता, सब बस्तियां दिल की उजारे डालता। लेकिन जो ईमान है वो उसकी जो आंखें हैं वो सच्चाई की बनी हुई हैं, वो आंखें हैं वो उसकी सच्चाई की निकाले डालता, और सब बस्तियां हैं वो दिल की है वो उजारे डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर और बेपैर। वो बोलता है फिर बाद में कि जो शहंशाह है जो जिरे बख्तर जो पहना हुआ है उसके कारण जो हमारी दुर्दशा वो कैसी हो रही है, वो आंखों की जो सच्चाई है वो उन सभी को है वो निकाल डालता है, और जो सब बस्तियां हैं वो दिल की है वो उजाड़ डालता है। इसके कारण उसके कारण वो, और इसके अलावा वो हमें जो हमारा घेर है या जो घर है वो हमको वो बेघर कर रहा है, और जो पैर है वो हमारे बेपैर भी कर रहा है। फिर आगे है, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम जाम में शाही मुकाम में, और हम सब हैं वो उसके जो चमकते जो ताम जाम है जो शाही मुकाम है उसमें कैद है। उसने जो भारी आडम्बर है जो जेरे बख्तर वो बना लिया है, हम सब उसमें है वो कैद हो गए हैं, जबकि उसका जो जेरे बख्तर है वो किस प्रकार का बना हुआ है इससे पहले पंक्तियों में, वो मिट्टी का, लेकिन हम सब कैद हो गए हैं उसके चमकते ताम जाम में शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। लेकिन कविता फिर चेंज होती है, इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल और जागा। लेकिन इसी में से कोई हम में से होता है, उसमें जो क्रांति चेतना वो धीरे धीरे वो आती है, और वो इनमें से अजीब करा सा कोई उसमें जो उसमें से वो भाग जाता है, और भरे दरबार आम में भी जो मैं हूं वो संभल जाता है। फिर उसके बाद, कतारों में खड़े खुदगर्ज व हथियार बख्तरबंद समझौते। लेकिन जो दरबारी आम है उसमें जो कतारों में कई प्रकार के जो खड़े जो गुदगर्ज हैं व हथियारबंद हैं वो समझौते हैं, सेम कर रह गए दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुंहपन के सौ तजुर्बों की बुजुर्गी से बड़े, दरियाल सिपह सला सजदा। फिर वो पता चलता है कि उसका जो बाहरी तंत्र है वो किस प्रकार जो शोषणकारी है, और उसने जो बाहरी जो आडंबर है वो किस प्रकार से है वो बना लिया है। तो कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तरबंद समझौते, सेम कर रह गए दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुंहपन के सौ तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सलार संजीदा। दड़ियल, ये महत्वपूर्ण बात है, दड़ियल सिपह सलार संजीदा। फिर उसके बाद है, सेम कर रह गए लेकिन उधर ओर से, सेम कर रह गए लेकिन उधर ओर से कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया महसूस होता है कि मैंने आपको से चर्चा भी की थी कि जो मुक्तिबोध की जो कविताओं में जो बिंब नजर आएंगे वो टीलों के
परित्यक्त सूनी बावड़ियों के खंडर, उन सभी के आएंगे। तो उसी की चर्चा फिर से आ गई है। सेम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया करा रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। लेकिन इसी में से जो दरबारियां में से जो व्यक्ति भाग जाता है, वो उधर जो दूर जो टीला है वहां पर पहुंच जाता है। फिर वहां से सूचना मिलती है कि वो मुहैया करा रहा है लश्कर। वो क्या है, जो मुहैया है वो करा रहा है लश्कर, और हमारी हार का वो बदला है वो चुकाने आएगा। और वो किस प्रकार का है? संकल्प धर्म चेतना का रक्त लापित स्वर। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हमारे ही हृदय का वो गुप्त स्वर्णाक्षर है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और अंत में चल के है वो कहीं ना कहीं जो क्रांति, जो चेतना है, जो समाज और जो राजनीति में जो परिवर्तन लाने का बात है, वो कवि है वो करते जाते हैं। बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षरों के धुंधलकी में मुहैया करा लश्कर, और हमारी हार का वो बदला है वो चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त लापित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो उसकी जो संकल्प धर्मिता है या जो हृदय का जो गुप्त स्वर्णाक्षर है उसको संदर्भित करता है। और प्रकट होकर वो विकट हो जाएगा, और धीरे धीरे जो क्रांति का जो अग्रदूत है वो बनेगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त लापित, हमसे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। उसके बाद ये जो कविता है वो खत्म होती है। तो ये जो कविता है वो इस तरीके से है। इसमें जो मध्यकाल की जो पृष्ठभूमि है उसको लिया गया, और मध्यकाल की जो पृष्ठभूमि के साथ साथ इसमें बताया गया जो शहंशाह है वो किस प्रकार जो अपना जो राजनीतिक शोषण वो बढ़ा रहा है, वो हमारी और जो आपकी जो गलतियां हैं उसी के कारण ये शक्तियां मिल गई हैं। और उसका जो भारी आडंबर है वो पूरी तरीके से जो शोषणकारी वगैरह है वो उसमें हो गया है। और उसी में से जो जितने भी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, दरबारे आम के जितने भी लोग हैं, अधिकारी वगैरह, ज्ञानी प्रबुद्ध जून हैं, वो स्वार्थ लोलुप हो गए हैं, और अपना जो किसी भी प्रकार का वो है उसमें क्रांति चेतना वो नहीं बची है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसमें जो क्रांति चेतना वो प्रबल होती है, वो वहां से भाग जाता है, और वहां पर जो टेले पर वो धीरे धीरे जो क्रांति जो लश्कर वगैरह है उसको तैयार करता है। और वो संकल्प धर्म चेतना का जो रक्त लापित जो स्वरूप है वो होता है। और वो कहीं ना कहीं जो हमारे हृदय का जो गुप्त स्वर्ण अक्षर है वो कहीं ना कहीं जो गुम हो गया, वो उसी को वो आह्वान है वो करता है। इसके अलावा हमने कविता अभी तक जो कवि है उनके बारे में चर्चा कर ली है, जो आलोचकों के कथन है उसके बारे में, उनका जो काव्य संग्रह है और जो पूरी कविता है उसका जो पाठन है उसको कर लिया। और अंत में बचती है हमारी जो प्रैक्टिस है वो है। तो जो PYQ है, जो मुक्तिबोध और उनके अलावा जो भूल गलती कविता है उनसे आए, और ये जो प्रश्न है वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं, ना कि हमने अपने मन से बनाए। तो पहला ही प्रश्न है कि मुक्तिबोध के अनुसार जो भूल गलती रूपी शहंशाह का वो जिरे वक्तव्य किसका बना? ये जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश का जो वर्ग 1 का एग्जाम है, तो उसकी जो चयन परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। और ये जो कविता है वो वर्ग 1 में भी लगी हुई है नेट के अलावा। तो मुक्तिबोध के अनुसार जो भूल गलती रूपी शहंशाह का जो जिरे वक्तव्य है वो किसका बना है? इससे पहले मैंने आपसे वो चर्चा भी की थी कि जो उनकी जो भूल गलती का जो श्रेय गलती का जो शहंशाह का जो जिरे बख्तर है वो किसका बना है? तो वो बना है लोहा का। तो वो किसका बना है? वो बना है लोहा का, मिट्टी का, सोना का, रेत नहीं। रेत का तो उसका जो ढर्रर है वो बना है, और मिट्टी का जो उसका जो भारी आडंबर है वो है, तो वो बना है लोहे का। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का स्थापित दस्तावेज है वो किस काव्य संग्रह को कहा गया? तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसका जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका है वो श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है वो शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने दिया है। तो शमशेर बहादुर सिंह है वो चांद का मुंह टेढ़ा है उसको जो स्वतंत्र भारत का जो स्थापित दस्तावेज है उसके रूप में संबोधित करते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत का स्थापित दस्तावेज है वो चांद का मुंह टेढ़ा को करते हैं। और ये कौन करते हैं? वो उस लेख कवि का नाम और लेखक का नाम है वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो जो स्वतंत्र भारत का, तो जो आधुनिक जन का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता पश्चात के जो देखता हुए स्वतंत्र भारत का स्थापित दस्तावेज है वो चांद का मुंह जो टेढ़ा जो काव्य संग्रह है उसको प्रतिपादित करते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्र भारत का जो स्थापित दस्तावेज है वो चांद का मुंह टेढ़ा को नहीं, इसके अलावा एक वो कविता का उल्लेख करते हैं, वो करते हैं अंधेरे में। तो इसके ये दोनों ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और एक है अंधेरे में। तो चांद का मुंह टेढ़ा, तो अंधेरे में कविता है वो उसकी वो चर्चा करते हैं, और जो काव्य संग्रह है वो है चांद का मुंह टेढ़ा। और किस कविता के बारे में बोलते हैं वो ऐसा, वो बोलते हैं अंधेरे में कविता के बारे में, और उसका जो काव्य संग्रह वो है चांद का मुंह टेढ़ा।
मुक्तिपुर का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये प्रश्न है वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का भी एग्जाम हुआ था। उसमें जो विभिन्न आलोचकों के प्रश्न है उसकी जो काफी संख्या में पूछे गए थे, उसी का ये प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जो काव्य संकलन है वो चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े काव्य एक बड़े कलाकार की जो स्केच बुक की बात ही लगता है। तो हिंदी साहित्य और जो संवेदना का विकास जो पुस्तक है रामविलास शर्मा की, उसमें उन्होंने उल्लेखित किया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो हिंदी साहित्य जो संवेदना का विकास है उसमें उन्होंने इस बात को उल्लेखित भी किया कि मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह है वो बड़े कलाकार की बात ही है, एक बड़े कलाकार की जो स्केच बुक है उसकी बात ही लगता है। इसके अलावा वो मुक्तिबोध को रामस्वरूप चतुर्वेदी बात की या भयानक खबर की है उस कवि के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से हमने मुक्तिबोध पर एक समग्र अवलोकन करने के साथ ही जो कविता है उसका संपूर्ण पाठन वाचन और जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं और कविता की जो एक एक पंक्तियां हैं उसको आज समझाए, और जो पीवाईक्यू की जो प्रश्न है उनको भी इसमें जो सॉल्व है वो कर लिया है। तो आज हमारी ये कक्षा खत्म होती है। जल्दी ही कल ही हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे मिलेंगे। धन्यवाद। और इसके अलावा इससे पहले हमने उसने काता कहानी जामुन का पेड़ है उन दोनों कहानियों को जो हास्यव्यंग विधा है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो जो सफलता आईएएस की जो प्लेलिस्ट एमपी टेट और नेट है तो वहां पर जाकर आप विजिट भी दे कर सकते हैं और जो दोनों कहानियां हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।